हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो सहारा निवेशकों और सहारा के कार्यकर्ताओं, सहारा के जो एजेंट हैं और जो सहारा के कर्मचारी हैं, स्टाफ है, उनको समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सरकार से सवाल करेंगे, हम लोग न्यायालय से सवाल करेंगे, हम लोग नियामक या अर्थात जो रेगुलेटर हैं, सेबी हैं, आरबीआई है, सहकारिता विभाग है, उनसे सवाल करेंगे कि आखिर हमारी क्या गलती है। हम जो 13 करोड़ निवेशक हैं, हम जो 12 लाख कार्यकर्ता हैं या फिर जो सहारा के कर्मचारी स्टाफ हैं, एजेंट हैं, आखिर हमारी ऐसी क्या गलती है, हमारी क्या कमी रह गई है कि आज सभी ने हमें तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया है। आज हम लोग इन्हीं सब सवालों को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। चूँकि यह वीडियो आपके हित की बात करेगा, चूँकि यह वीडियो आपको न्याय दिलाने की कोशिश करेगा, चूँकि यह वीडियो आपकी बात, हमारी बात को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। ऐसे में मैं चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार की जो खबर होती है, चाहे जो जनहित के मामले होते हैं, उसको हमारा चैनल हमेशा उठाते रहता है, सरकार के कानों तक पहुंचाते रहता है। तो दोस्तों, जो सहारा का मामला है, आपको पता है कि एक समय सहारा भारत की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी। आज स्थिति ऐसी है कि लगभग 50 से 60 करोड़ लोग कहीं ना कहीं सहारा से जुड़े हुए हैं। चाहे वो सहारा के निवेशक हैं, चाहे वो सहारा के जमाकर्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, एजेंट हैं, या फिर कहीं ना कहीं सहारा के जो ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, इनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। एक समय सबसे ज़्यादा स्टाफ कहीं ना कहीं सहारा में थे। बहुत करोड़ों लाखों लोगों को इसने रोज़गार देने का काम किया था। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हुई सहारा मैनेजमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, नियामक जो रेगुलेटर थे सेबी, आरबीआई, उनके द्वारा, हर किसी की कहीं ना कहीं इसमें गलती थी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसने भी समय समय पर न्याय नहीं दिया। मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ हम सहारा मैनेजमेंट की गलतियों को क्यों उजागर करें, या फिर हम सिर्फ ऐसा क्यों माने कि इस घोटाले में या फिर जो भी हुआ उसमें सिर्फ सहारा मैनेजमेंट के अधिकारी क्यों संलिप्त थे? क्या इसमें सरकार का कोई रोल नहीं था? क्या इसमें जो सेबी या फिर आरबीआई, जिसका काम है कि ऐसे चिट फंड कंपनियों में या फिर इस प्रकार के नॉन बैंकिंग कंपनियों पर जिनका कंट्रोल होता है, जिनका काम ही होता है कि ऐसी चिट फंड कंपनियों पर कंट्रोल करे, उनका देख रेख करे, उन पर अपनी निगरानी रखे, तो आखिर ऐसा जो वॉच डॉग का काम जो ये करती हैं, सेबी और आरबीआई जो वॉच डॉग का काम करती हैं, आखिर इन्होंने आंख मूंद करके क्यों रखा? आखिर इतना समय क्यों दिया सहारा मैनेजमेंट को कि उसने पूरी की पूरी कंपनी को ही ले लिया, पूरी की पूरी कंपनी को ही स्वाहा होने दिया? क्या सिर्फ गलती सहारा के उन अधिकारियों की है जिन्होंने गलत तरीके से निवेशकों के पैसे को इन्वेस्ट किया, गलत तरीके से निवेशकों के पैसे को अलग अलग स्कीम में डाला, या फिर हम लोग कहें कि गलत मंशा से निवेशकों को फंसाने का काम किया? गलती सबकी थी। सरकार की, नियामक जो रेगुलेटर हैं उनकी, या फिर अब जो स्थिति न्यायालयों में हो रही है। आप देख रहे हैं कि बात करें हम लोग हाई कोर्ट की, बात करें सुप्रीम कोर्ट की, या फिर बात करें लोअर जुडिशरी की, हर जगह सहारा पीड़ित को सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट की स्थिति तो हम अब क्या बोले, कई मामले हैं, कई केसेज हैं सहारा से संबंधित रिलेटेड जो पिछले 10 साल 12 साल से पेंडिंग चल रहे हैं, जिन पर सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है, न्याय नहीं मिल रहा है। अगर जैसा कि आपको पता है कि सहारा में 13 करोड़ निवेशक हैं, जिनका मूलधन कहा जाता है कि सिर्फ मूलधन ही 85 से 86 हज़ार करोड़ रुपए का है,
और यदि 13 करोड़ निवेशक हैं तो यदि उनके परिवारों की संख्या को हम जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं यह संख्या 50 से 60 करोड़ पहुंचती है। तो ऐसे में देश की आधी आबादी सहारा से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई है। और ऐसे में जब जनहित के मामले, ये एक तरह से ये तो जनहित का ही मामला हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आता है तो वहाँ भी 10 से 12 साल का समय ये कोर्ट ले लेते हैं। क्या इससे बड़ा भारतवर्ष में कोई ऐसा मामला हो सकता है जिसमें देश की आधी आबादी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई हो? नहीं हो सकता है। फिर आखिर ऐसा क्या कारण है कि न्यायालयों में तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं? फिर ऐसा क्या कारण है कि जो अधीनस्थ न्यायालयों के वारंट होते हैं उनका तामीला नहीं हो पाता? आखिर तामीला कराने की जिम्मेवारी किसकी है? तामीला कराने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि जिस पते पर स्वप्ना राय रहती हैं या फिर ओपी श्रीवास्तव रहते हैं, तो जब कोर्ट का वारंट वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर पाया जाता है कि उस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है? आखिर राज्य सरकारें ऐसा क्या कारण है कि सहारा के अधिकारियों को बचा रही है? क्या कुछ मिली भगत है? बात करें हम लोग सरकार की, तो क्या इस घोटाले की शुरुआत कांग्रेस के सरकार के समय से हुई? जब जांच बैठी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसके अंतिम पड़ाव में सुब्रत राय को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 2014 में मोदी जी की सरकार आती है और कहीं ना कहीं निवेशकों को उम्मीद जगती है कि जो कांग्रेस ने काम किया या फिर जिस घोटाले को उजागर किया, सुब्रत राय को गिरफ्तार किया, कहीं ना कहीं मोदी सरकार अब निवेशकों के हित में काम करेगी और निवेशकों को न्याय दिलाने का काम करेगी। लेकिन मोदी सरकार को बने हुए भी 11 साल हो चुके हैं और न्याय मिलने की बात तो दूर, आज 10-10 हज़ार रुपये भी नहीं मिल पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया सहकारिता विभाग के अंतर्गत। अमित शाह ने बड़े जोर शोर से कहा कि 45 दिनों में पैसा रिफंड किया जाएगा। शुरू में तो यह नहीं बताया गया कि 10 ही हज़ार दिया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता पता चला कि शुरुआत में 10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, लेकिन बात जब 45 दिन की आई तो आज 2-2 साल होने जा रहे हैं और लोगों को निवेश का पैसा नहीं दिया जा रहा है। कभी डिफिशेंसी तो कभी स्कूटनी, कभी अंडर प्रोसेस, तो कभी कुछ करके 2-2 साल से उनके क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है, पेंडिंग रखा जा रहा है। आखिर ऐसा क्या कारण है? जब निवेशकर्ता अपना बॉन्ड आपको दे रहा है तो फिर इसमें गलती कहाँ से है? आप बॉन्ड लीजिए और जितना का बॉन्ड है आप ब्याज के साथ उसको लौटा दीजिए। बॉन्ड में तो कहीं कोई हेरा फेरी नहीं है, तो फिर किस बात की जांच और किस बात का इतना समय लिया जा रहा है, यह समझ से परे है। आज एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या जो भी इस तरह के घोटाले होते हैं इसमें इतना समय लगता है जांच में? जी नहीं, 12 साल 13 साल नहीं। हम लोग बात करें 2G घोटाले की, हम लोग बात करें कोयला घोटाले की, हम लोग बात करें कॉमनवेल्थ घोटाले की, लगभग हर घोटाले की जांच हो चुकी है और पाया गया कि कहीं कोई घोटाला नहीं था, लेकिन जांच पूरी हो गई, कहानी ख़त्म है। लेकिन आखिर ऐसा सहारा का क्या घोटाला है? सहारा के निवेशकों की ऐसी क्या गलती कि अभी तक जांच पे जांच चल रही है, कोर्ट में सुनवाई पे सुनवाई चल रही है, लेकिन अंतिम पड़ाव होता हुआ कहीं नहीं देख रहा। आज देश में सहारा परिवार के कार्यकर्ता, जमाकर्ता की पीड़ा को आज तक अनदेखा किया जा रहा है इस देश में। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जमाकर्ता, कार्यकर्ता और सहारा के कर्मचारियों की पीड़ा को कोई भी सरकार, न्यायालय या नियामक अनदेखा कर रही है? सहारा कार्यकर्ता आर्थिक गुलामी, भूखमरी और बेबस लाचार जिंदगी जीने को मजबूर है, फिर भी न्याय के बदले मिल रही है तारीख पर तारीख, रोजगार के बदले मिल रहा है बेरोजगार, आर्थिक मदद के बदले आर्थिक गुलामी और संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से भी अब सहारा के निवेशकों और एजेंटों को वंचित किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? सरकार है, न्यायालय है, नियामक है। आखिर कोई क्यों नहीं इन सबकी बात सुन रहा है? क्या ये लोग देश के नागरिक नहीं हैं?
क्या इन्हें संविधान के मौलिक अधिकारों का राइट्स नहीं है? आखिर सारी संस्थाएं, चाहे बात करें हम लोग सरकार की, चाहे बात करें न्यायालय की, या फिर बात करें रेगुलेटर्स की, आखिर ये लोग क्यों नहीं बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि 13 करोड़ निवेशकों का और 12 लाख कार्यकर्ताओं का सब्र का बांध टूट जाए और सरकार को जवाब देते ना बने। अभी भी समय है, सरकार को और नियामकों को चेत जाना चाहिए और निवेशकों की बातों को समझना चाहिए, निवेशकों के दर्द और पीड़ा को समझना चाहिए और जल्द से जल्द निवेशकों को पैसे को सूद के साथ लौटाने की व्यवस्था करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।